हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो है इसमें हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस की बात करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। दोनों को कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम की, देखो डोमेस्टिक इनकम ऐसी इनकम होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होती है। जैसे आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी होगी, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी चीज फाइनल गुड्स सर्विस अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी आप इनकम, जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पर जनरेट हो रही है तो उसे डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, देखो पहले फैक्टर इनकम पता होना चाहिए। फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो सकता है, फैक्टर इनकम पता होना चाहिए, यानी कि जो रेंट वाला, अगर किसी को लैंड दिया तो आप रेंट से पैसा कमा रहे हो। ठीक है, वेजेस, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सैलरी वगैरह मिल रही है, वेजेस हो गया, या फिर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है, या फिर आपने कोई कैपिटल दिया तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब होती है फैक्टर इनकम। तो आप ये कमा रहे हो, कोई भी बंदा कमा रहा है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कंट्री का कोई भी हो सकता है, ऐसे कोई मतलब नहीं हमें। कोई भी बंदा हो, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो हमारे कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी इनकम कमा रहा है या कोई भी इनकम जनरेट हो रही है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो उसे फिर डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी कहते किसे, देखो यही चीज़ आपने समझ लेना तो कोई भी क्वेश्चन आज आप कर लोगे। फिर डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली वैसे होता है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर। ये तो आपको पता है कि इंडिया, जैसे कि अगर इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, इंडिया के जो भी एरिया है, अगर वो वहाँ पर अगर इनकम जनरेट हो रही है तो वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा ही आएगा। यानी कि जो भी हमारा कंट्री का एरिया है, जो भी हमारे कंट्री के जो भी देश है जुड़े हुए, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान हमारा आइलैंड है, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। जो भी हमारा पॉलिटिकल मैप में जो भी चीज़ें आती है वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही होता है, नहीं, और भी चीज़ें आती है, ये भी आपको समझना है। जैसे कोई शिप और एयरक्राफ्ट है, वो नॉर्मल रेजिडेंट ने ऑपरेट करके रखा हुआ है बिटवीन 2 और मोर कंट्री। कोई मान लो शिप चलाता है बंदा, एयरक्राफ्ट है उसका खुद का है, हमारी कंट्री का रहने वाला है वो, और वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में ऑपरेट करता है, तो आप सोचोगे कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है डोमेस्टिक टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एयर इंडिया का प्लेन है, वो रशिया और जापान में ऑपरेट हो रहा है, किसी का एयर इंडिया का प्लेन है। अब क्योंकि वो इंडिया का बंदा है, भले वो रशिया जापान के बीच में काम कर रहा है, रशिया से उड़ता है जापान में जाता है, रशिया से उड़ता है जापान में जाता है, बट वो प्लेन किसका है, इंडिया का, तो अब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। समझिए, ऐसी कोई प्लेन ऑपरेट कर रहा है सिंगापुर एयरवेज, इंडिया और जापान के बीच में, तो वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, जिसका एयरलाइन है, जिसका प्लेन है। समझ गए, शिप की बात भी हो सकती है कोई भी। ऐसी कोई फिशिंग वेसल है, फिशिंग का कोई जहाज है, या कोई ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स है, मतलब कि जो ऑयल और नेचुरल गैस खोदते हैं, या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, वो रेजिडेंट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है इन द इंटरनेशनल वाटर। कोई इंटरनेशनल वाटर के अंदर जाके आप कोई जहाज समुद्र का ले जा रहे हो, कोई नेचुरल गैस निकालने के लिए जा रहे हो, कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है आपका, वहाँ पर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है वो ऑपरेट करने का, तो भी हमारी वो इंडिया की कह दो या कोई भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। जिस कंट्री का है वो बंदा रेजिडेंट, उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई फिशिंग बोट है, फिशिंग बोट एक इंडियन फिशरमैन लेके गया इंटरनेशनल वाटर, इंडियन ओशन में, तो किसका पार्ट है वो, क्योंकि वो इंडिया का फिशरमैन है, वो क्योंकि वो बाहर भले गया है वो इंडिया के, लेकिन उसके बाद क्योंकि फिशिंग और बोट ऑपरेट करता है वो, क्योंकि वो इंडिया का बंदा है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की ही आएगा। समझ गए, तो ये भी आपको समझना है। ऐसे कोई एम्बेसी हो सकती है, कोई कंसल्ट हो सकता है, कोई मिलिट्री ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। किसी कंट्री की अगर कोई एम्बेसी है,
या कोई कंसल्ट है, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो भले ही बाहर ऑपरेट कर रहा है, कोई बाहर लोकेटेड है, फिर भी वो इंडिया की या कोई भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। फॉर एग्जांपल एक इंडिया की एम्बेसी रशिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, भले ही वो रशिया के अंदर है। एम्बेसी तो बाहर ही होते हैं ना कंट्री की, इस वजह से। कंसल्ट भी हो सकता है, देखो कंसल्ट होता है कोई ऑफिस या बिल्डिंग बाय ऑफिसर, किसी ऑफिसर की कोई बिल्डिंग है, वो किसी बाहर कंट्री के अंदर है तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में ये नहीं आएगा कि किसी बाहर की एम्बेसी हमारी कंट्री के अंदर है। तो अगर कोई बाहर कंट्री की एम्बेसी, फॉर एग्जांपल यूएसए की एम्बेसी हमारी कंट्री के अंदर है, तो वो भैया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। अगर वो एम्बेसी कोई भी पैसा कमाएगी इंडिया से, ठीक है, वो यूएसए की आएगा। कोई यूएसए की एम्बेसी है, जैसे जापानीज एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी जापान के अंदर आएगा, वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगा। ऐसी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल WHO, UNO, वो हमारे इंडिया के अंदर है, फिर भी वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको समझना है। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया इसका मतलब कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, कि जो अभी डोमेस्टिक टेरिटरी हमने देख लिया क्या क्या आता है। तो जो भी पैसा फैक्टर इनकम में जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, चाहे रेजिडेंट के द्वारा चाहे नॉन रेजिडेंट के द्वारा, वो डोमेस्टिक इनकम है। बट नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है, वो भी यही है, बट उसमें क्या है, सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अगर कोई भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, या फिर कह सकते हो फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनल गुड्स और सर्विस कह दो या फैक्टर इनकम कह दो, एक ही बात होती है, तो वो हमारी नेशनल इनकम में आएगा। भले नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहा है, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के चाहे अंदर कमाए या आपका वही चीज़ ना, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाए, चाहे वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाए, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। कोई भी अगर इंडिया का बंदा चाहे इंडिया के अंदर पैसे कमा रहा है, चाहे बाहर पैसे कमा रहा है, वो इंडिया की ही नेशनल इनकम में आएगा। हाँ, बाहर का बंदा अगर कमा रहा है वो नहीं आएगा नेशनल इनकम में। समझ रहे हो बात को? यानी कि हमें नेशनल इनकम में सिर्फ वही इनकम लेनी है जो नॉर्मल। अब नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। तो चलिए, नॉर्मल रेजिडेंट की देखिए डेफिनेशन क्या है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के अंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है, इंडिया का रहने वाला है, या फिर उसका इकोनॉमिक सेंटर इंडिया के अंदर आता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि या तो जैसे कि हमारे कंट्री में हमारी कंट्री का या तो रहने वाला है, या तो इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है, या फिर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश के अंदर करता है, पैसा कमाने की, खर्च करने की या एक्यूमुलेशन करने की, यानी कि पैसा भी यहीं कमाता है, खर्च भी यहीं करता है, सब कुछ यहीं करता है, तो वो फिर इंडिया का ही बंदा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ बंदे नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते। फॉर एग्जांपल है कोई फॉरेन टूरिस्ट घूमने के लिए आया, विजिटर है, वो कुछ देर के लिए आएगा फिर चला जाएगा, ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या था? या तो इंडिया का बंदा होना चाहिए, इंडिया का ही रहने वाला होना चाहिए। इंडिया की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, कि इंडिया की नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ, कि या तो वो इंडिया का ही बंदा हो, या फिर वो इंडिया के अंदर बंदा ना भी हो फिर भी उसका लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर आता हो, यानी कि खर्च भी इंडिया के अंदर करता हो, यानी कि पूरा उसका पैसा कमाने का सिस्टम इंडिया के अंदर होना चाहिए। समझ लो आसान भाषा में। जैसे कोई एम्बेसी है, एम्बेसी तो हमने समझ लिया था, एम्बेसी कोई भी पैसा कमा रही है इंडिया के अंदर, वो इंडिया की इनकम में नहीं आएगा, वो इंडिया की एम्बेसी नहीं है। अगर बाहर इंडिया की एम्बेसी है तो भैया नॉर्मल इंडिया की है। अगर इंडिया की एम्बेसी नहीं है, कोई फॉरेन स्टाफ है एम्बेसी का, डिप्लोमेट्स है, बाहर के बंदे हैं, तो बाहर की नॉर्मल रेजिडेंट ना, वो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है वो। ऐसे ही मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाहर का है, वो कंट्री बाहर ऑपरेट करती है, वो पैसा, उसका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। वो इंटरनेशनल एरिया का नॉर्मल रेजिडेंट है वो। ऐसी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई एम्प्लॉइज़ है,
तो वो जिस कंट्री के एम्प्लॉयज़ है उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर वो अमेरिका का एम्प्लॉय है, कोई यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है इंडिया के अंदर, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट है ना, हमारा थोड़ी है, अमेरिका का रहने वाला है वो। हाँ, हमारे देश का रहने वाला होता फिर तो बात अलग होती। मैं बताया ना आपको, हमारे देश का या तो कोई बंदा रहने वाला होना चाहिए, या फिर हमारा वो देश में रह रहा हो, लेकिन फिर भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो, पैसा कमाना सिस्टम इंडिया में हो। अगर कोई क्रू मेंबर है फॉरेन वेसल का, कमर्शियल ट्रैवल का, सीजनल वर्कर का, वो बाहर का बंदा है ना, बाहर का वेसल है, बाहर का सब कुछ है, तो इसलिए वो क्रू मेंबर्स हमारे देश में नहीं रहते, इसलिए वो हमारा है ही नहीं नॉर्मल रेजिडेंट। बॉर्डर वर्कर, कोई बॉर्डर वर्कर हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता। कोई बॉर्डर वर्कर जिस इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ काम कर रहे हैं उसी देश के वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। दे आर ट्रीटेड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर दे लिव, नॉट दे वेयर दे वर्क। जिस जगह पे काम कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे है तो भाई पाकिस्तान के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगी, समझ गए। तो एक चीज़ को ध्यान समझना है। और एक और चीज़ आपको समझनी है कि हम कह रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर रहना चाहिए, या इंडिया का बंदा किसे कहते हैं। इंडिया का बंदा उसे कहते हैं जो इंडिया के अंदर 1 साल से ज़्यादा रह जाए। अगर वो 1 साल से ज़्यादा है इंडिया के अंदर तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की तो हमने बात कर ली थी कि अगर कंट्री, भले वो रहने वाला ना भी हो, बट फिर भी उसका अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि पैसा कमाने सिस्टम इंडिया में है फिर तो है ही। लेकिन अगर वो इंडिया का बंदा है तो कैसे बचाने के, वो 1 साल से ज़्यादा रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सिटीजनशिप अलग होता है। मैंने एक सिटीजनशिप ले ली इंडिया की, वो तो फिर इंडिया का बंदा है ही। बात ये हो रही है कि अगर वो सिटीजनशिप नहीं भी है उसकी, फिर भी वो अगर 1 साल से ज़्यादा रह जाए तब वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट पे भी बन जाएगा। एक बाहर का बंदा 1 साल से ज़्यादा रह जाए, समझ गए, ये चीज़ होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बंदा बाहर का, जैसे कि मान लो ये वाला एक इंडिया एम्प्लॉई WHO में काम कर रहा है, वो तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है ही। या फिर आप ये देखो, एक इंडिया का वर्कर UN ऑफिस में काम कर रहा है अमेरिका में, लेकिन वो 1 साल से कम रह रहा है। अगर वो 1 साल से ज़्यादा रह जाता अमेरिका के अंदर तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनता, लेकिन अभी बन जाएगा क्योंकि वो इंडिया का है। अगर इंडिया का रहने वाला बाहर 1 साल से ज़्यादा रह जाएगा, वो इंडिया का नहीं बनेगा फिर नॉर्मल रेजिडेंट, समझ गए। तो ये आपको क्लियर है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है कि भाई डोमेस्टिक इनकम तो आपको समझ में आ गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होनी चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट कमाए या नॉन रेजिडेंट कमाए। बात बाहर ये नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि वो या तो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए या फिर उसका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए। अब वो फिर कहीं भी पैसा कमाए उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है चाहे बाहर कमा रहा है, इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। तो अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम है तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। यानी कि मुझे अगर नेशनल इनकम निकालनी है वो भी किससे, डोमेस्टिक इनकम से। क्या डोमेस्टिक इनकम में ऐड करूं और क्या माइनस करूं कि मैं नेशनल इनकम तक पहुंच जाऊं। देखो फ़र्क दोनों में ये है कि इसमें रेजिडेंट भी आते हैं नॉन रेजिडेंट भी आते हैं। अगर मैं नॉन रेजिडेंट वाला हटा दूं तो काम हो गया, और इसमें अगर इसके अंदर मैं बाहर आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी में जो रेजिडेंट पैसा कमा रहा है वो प्लस करूँ तो भी काम हो गया। दोबारा समझो, यानी कि इसके अंदर क्या था कि रेजिडेंट पैसा कमा रहा है या नॉन रेजिडेंट, और वो लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी अगर रेजिडेंट कमा लेगा फिर भी वो नेशनल इनकम में आता है। तो यानी कि अगर मैं रेजिडेंट वाली की इनकम बाहर वाली की प्लस कर दूँ इसके अंदर, तो क्या नेशनल इनकम तो पहुँच सकता हूँ, बिल्कुल पहुँच सकता हूँ। तो यानी कि उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम की बात भी कर रहे थे, यानी कि अगर फैक्टर इनकम कमा रहा हूँ मैं एब्रोड से, और ये कौन कमा रहा है, रेजिडेंट वाला। अगर मैं अब्रोड से फैक्टर इनकम कमा रहा हूँ तो मैं रेजिडेंट की ही बात कर रहा हूँ। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अगर मैं प्लस कर दूँ यानी कि बाहर वाला, तो मैं नेशनल इनकम में धीरे धीरे पहुँच रहा हूँ। लेकिन इसमें एक गड़बड़ थी डोमेस्टिक इनकम में कि नॉन रेजिडेंट भी अगर कमा लेता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फिर भी वो डोमेस्टिक इनकम है। तो अगर मैं नॉन रेजिडेंट जो कमा रहा है हमारे देश के अंदर वो माइनस कर दूँ तो मैं नेशनल इनकम पे पहुँच गया। मैंने बाहर वाले की इनकम प्लस कर दी और इसकी माइनस कर दूँ अगर मैं, यानी कि इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब क्योंकि ये हम नहीं कमा रहे, ये कौन कमा रहा है, नॉन रेजिडेंट कमा रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि मैं फैक्टर इनकम यानी कि हमारा देश इनको पे कर रहा है। क्योंकि हमारे अगर बाहर का वाला बंदा हमारे देश के अंदर पैसा कमा रहा है
तो हम तो इसका मतलब हम बाहर वाले बंदे को पैसा दे रहे हैं, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखूँगा मैं, क्योंकि हम ये किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, हमारे देश के हिसाब से। अगर हमारा देश पैसा कमा रहा है इसका मतलब रेजिडेंट पैसा कमा रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देश की इनकम नेशनल इनकम होती है ना, तो देश की इनकम का मतलब हमारे देश के बंदे अगर पैसा कमा रहे हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हम अपने देश वाले किसी और देश को पैसा दे रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यही चीज़ होती है। और इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, अगर इसका मतलब ये हो गया कि नेट इनकम कितना कमा रहा है हमारा देश वाला, यही तो है ना, हमारा देश नेट इनकम कितनी कमा रहा है। तो इसको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं कि हमारा नेट इनकम देश कितनी कमा रहा है। नेट कैसे बोल रहे हैं कि एक तो इनकम कमा रहा है और किसी को दे रहा है, तो उसको मैं माइनस करने के बाद क्या बोलूँगा, नेट कितना कमा रहा है। जैसे वो होता है ना कि मान लो मैं कमा भी रहा हूँ खर्च भी कर रहा हूँ, तो नेट कितना कमा रहा हूँ, तो खर्चे माइनस करके निकालते हैं, ऐसे ही खर्चा समझो। तो नेट कितना कमा रहा है, इसको बोलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ से समझ में आ गई कि मेरी नेट इनकम कितनी है देश की। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, नेट को एन, एफ से निकला एफ, आई से आई और ए, NFIA, समझ गए। तो ये चीज़ होती है, तो यहाँ से होता है। और नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं आता, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब कि भाई इसके अंदर बाहर की इनकम जो हम कमा रहा है हमारा देश वो भी आता है, इसलिए नेट नेशनल प्रोडक्ट बोल दो तो ये वही ना, मैंने क्या बताया था, फाइनल गुड्स और सर्विस बोलूँ, प्रोडक्ट बोलूँ या इनकम बोलूँ, एक ही बात होती है। क्योंकि आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो बना रखी है, दे सकते हो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। फैक्टर कॉस्ट का मतलब वही है कि इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आते, कोई भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इसमें सिर्फ हम कॉस्ट वैल्यू लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर इनकम में फैक्टर कॉस्ट ही आएगा हमेशा, ठीक है, ये चीज़ होती है। और इस डोमेस्टिक इनकम फॉर्मूला में सब कुछ ये है, बट डीपी आ गया, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसमें बाहर हमारा देश वाला पैसा कितना कमा रहा है वो नहीं आता, तो ये चीज़ होती है। अब थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं कि दोनों में फ़र्क पहचाने की कैसे। देखो जैसे कि ये वाला पढ़ते हैं पहले, चलो यहाँ से करते हैं स्टार्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से, जैसे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी, क्या समझा है हमने, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हो रही है, तो डोमेस्टिक इनकम, नॉर्मल ऐसे में कमा रहा है तो नेशनल इनकम। वेरी गुड। तो चलिए, अगर कोई भी फॉरेन बैंक यानी कि इंडिया का बंदा नहीं है, साफ क्लियर हो गया, साफ क्लियर हो गया, इंडिया का बंदा है ही नहीं, फॉरेन है, तो इसका मतलब नेशनल इनकम में तो नहीं आने वाला। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे। इंडिया का बंदा नहीं है तो साफ नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है वो, तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है तो नेशनल इनकम तो कभी नहीं आने वाला। डोमेस्टिक इनकम में आ सकता है, अब ये देखना पड़ेगा डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब ध्यान से देखो, इंडिया के अंदर का है, इंडिया के अंदर प्रॉफिट कमा रहा है भैया, तो इंडिया के अंदर तो आ रहा है, तो भैया वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम है, नेशनल इनकम नहीं है मेरी वो। यहाँ तक क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर सर, एब्सोल्युटली क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे। उसके बाद सर, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इस कंपनी इन सिंगापुर। सर रेजिडेंट आ गया, तो मैंने क्या बताया, रेजिडेंट आ गया तो नेशनल इनकम है, लेकिन देख लेते हैं कहाँ कहाँ कमा रहा है। मैंने क्या बताया, कहीं भी कमाए, मैंने क्या बताया, कहीं भी कमाए, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी का, चाहे बाहर कमाए। अब ये कमा रहा है सिंगापुर में, कोई दिक्कत नहीं सर, नेशनल इनकम है। हाँ, डोमेस्टिक इनकम नहीं है, वो क्या नो क्यों कह रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम नहीं है। डोमेस्टिक इनकम क्यों नहीं है, क्योंकि भैया डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहा। डोमेस्टिक टेरिटरी में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक इनकम नहीं है, बट ये नेशनल इनकम है, सिंगापुर में कमा रहा है ना वो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ना देखना, आंसर को ना देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो मेरे साथ। आंसर तो ये डोमेस्टिक इनकम के हिसाब से लिख रहा है, आप कॉन्सेप्ट समझो मेरे साथ। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया, ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है। कंपनी अब देखना पड़ेगा कंपनी कौन सी है, लेकिन इंडिया में कमा रही, लेकिन कंपनी अगर इंडिया की है तो ठीक है, फिर तो नेशनल इनकम हो सकती है इंडिया की। लेकिन लिखा हुआ विच इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट। ओ माय गॉड सर, जैसे ये लाइन है मुझे क्लियर हो गया, नॉन रेजिडेंट नहीं है
तो नेशनल इनकम तो नहीं है। डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है वो देख लेते हैं। हाँ डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा सर, क्योंकि इंडिया में है, इंडिया में कमा रहा है। हाँ नेशनल इनकम नहीं है क्योंकि नॉन रेजिडेंट है। ये चीज़ क्लियर है आपको बिल्कुल। आगे देखते हैं कि देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट अर्नड बाय अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान। सर मुझे बताओ स्टेट बैंक कहाँ का है, इंडिया का है या नहीं है? सर इंडिया का है, तो इंडिया का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? सर बन जाएगा, क्योंकि इंडिया का बैंक है वो। जो भी देश का नॉन रेजिडेंट है वो कैसे पहचानेंगे? अगर वो इंडिया का बंदा है। चल सर नॉन रेजिडेंट का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि या तो वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रहा है तो भी इंडिया का बंदा है, या फिर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के अंदर है। उसकी ब्रांच भले ही जापान में हो, बट क्योंकि वो बैंक इंडिया का है, क्योंकि सारा पैसा इंडिया के अंदर जाएगा, इंडिया में ही उसका मेन हेड ऑफिस है। आप ऐसे समझ सकते हो, जिस कंपनी का मेन हेड ऑफिस जहाँ होता है वो उसी देश का होता है, उसी देश की कंपनी होती है। क्योंकि स्टेट बैंक इंडिया का है, इंडिया के अंदर मेन पैसा जाएगा, इंडिया में ही पैसा अर्न करता है वो। ब्रांच भले ही बाहर हो उसकी, बट पैसा अर्न स्पेंडिंग याद आ रहा है, पैसा कमाना स्पेंडिंग, पैसा कमाने का सिस्टम सारा उसका इंडिया से है वो चीज़। चलिए रेंट रिसीव बाय इंडियन। सर जैसे इंडियन आ गया तो मुझे क्लियर, नेशनल इनकम तो पक्का है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम है ही नहीं है। सर लंदन में है, सर लंदन में है तो डोमेस्टिक इनकम नहीं होगा ना, बाहर कमा रहा है वो बंदा। ठीक है सर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू द रेजिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। सर अगर कोई पैसा कमा रहा है जापान का रेजिडेंट तो इंडिया के नेशनल इनकम में तो नहीं आएगा, कोई बाहर का रहने वाला है, भले ही वो जापान के एम्बेसी। अब सर डोमेस्टिक इनकम है या नहीं सर देखना पड़ेगा। सर मुझे एक चीज़ बताइए, ये इंडियन एम्बेसी जापान के अंदर है, तो इंडियन एम्बेसी हमने समझा था कि अगर किसी देश की एम्बेसी होती है तो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो सर डोमेस्टिक इनकम तो है, भले ही वो जापान का रेजिडेंट क्यों ना हो कमा रहा हो, जापान का बंदा पैसा कमा रहा है इंडिया की एम्बेसी में, लेकिन सर इंडिया की एम्बेसी में कमा रहा है तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आ रहा है, बट नेशनल इनकम में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो बाहर का रहने वाला है, जापान का रहने वाला है ना। ऐसे ही कोई रेंट रिसीव बाय इंडियन रेजिडेंट, सर इंडियन आ गया तो नेशनल इनकम है, लेकिन वो रशिया एम्बेसी में कमा रहा है तो डोमेस्टिक इनकम नहीं है, क्योंकि रशिया की एम्बेसी रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। भले ही इंडिया के अंदर क्यों ना हो वो एम्बेसी, बट क्योंकि वो एम्बेसी रशिया की है तो रशिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, रशिया में ही जाएगा वो, रशिया का ही मेन लेना देना उसका। क्लियर है सर? सर इंडियन रेजिडेंट, सर साफ क्लियर हो गया, इंडियन रेजिडेंट जहाँ भी लिखा गया नेशनल इनकम है, लेकिन वो रशिया एम्बेसी है तो इसलिए वो डोमेस्टिक इनकम नहीं है, बस नेशनल इनकम तो है। ठीक है सर। प्रॉफिट अर्नड बाय इंडियन, सर नेशनल इनकम है, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी है तो नेशनल डोमेस्टिक इनकम नहीं है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सर मैंने अभी बताया था सर, फैक्टर इनकम जो फ्रॉम अब्रॉड होती है वो नेशनल इनकम में नहीं आती, यानी कि वो नॉन रेजिडेंट कमा रहा है बाहर से, यानी कि हम सॉरी नेशनल इनकम मतलब क्यों नहीं आती, क्योंकि हम बाहर वाला पैसा कमा रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो इसलिए नहीं आती। उसके बाद स्कॉलरशिप, ये तो सर फैक्टर इनकम होती नहीं, फैक्टर इनकम जैसे मैंने बताया ये होती है खाली रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, स्कॉलरशिप तो आता ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है पूरा कॉन्सेप्ट। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।